प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद नाज़रीन। जैसे हम ब्रेक से पहले जिक्र कर रहे थे कि अगरचे तहरीक इंसाफ खुद अंदरूनी मसाइल का शिकार है और ऐवान की बड़ी जमात होते हुए वो इम्पैक्ट जनरेट नहीं कर पाई, बल्कि अब तो सूरत हाल ये है कि ख़ुद पार्टी के रहनुमा एक दूसरे पे करप्शन के इल्ज़ाम लगा रहे हैं। लेकिन ऐसी जमात के जिसके बारे में वफाकी हुकूमत का ये कहना है कि वो मुल्क की गैर मकबूल जमात है, अब लोगों का उन पर एतमाद बाकी नहीं रहा। लेकिन जो एक्शंस हुकूमत वक्त की जानिब से लिए जाते हैं, जिसमें बिलखसूस अदालती अहकामात के बावजूद भी बानी PTI से उनके वकला की या उनके दीगर सियासी दोस्तों की मुलाकात नहीं हो पाती, या कुछ मखसूस नशिस्तों के मामलात हों या दीगर इशूज़ हों जिनके ऊपर कुछ चीज़ें तेज़ी से आगे बढ़ पा नहीं रही, तो एक बयानिया ये भी अब बन रहा है कि अगर वो जमात गैर मकबूल हो गई है तो हुकूमत वक्त के एक्शन उसमें दोबारा जान डालने की कोशिश करते हैं। ऐसे इक़दाम से उस जमात का जो विक्टम कार्ड है वो और ज़्यादा मजबूत होता है। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी हुकूमत का हिस्सा, वफाकी काबीना का हिस्सा, वज़ीर-ए-आज़म के मावन ख़ुसूसी वज़ीर मुमलिकत हुज़ैफ़र रहमान साहब। सर बहुत शुक्रिया देने के लिए। ये जो मैंने बात की है, इनफैक्ट तहरीक इंसाफ कहा जाता है कि उस जमात को ख़ुद अपने अंदर से बड़े मसाइल का सामना है। खैबर पख्तूनख्वा के बारे में कहा जाता है कि वहाँ पर वो बेहतर अंदाज में डिलीवर नहीं कर पा रही। तो सर इतनी गैर मकबूल जमात है, उस जमात के लोग अगर जाके बानी PTI से मिलना चाहते हैं, उनके वकला मिलना चाहते हैं, तो पंजाब हुकूमत की वफाक की स्ट्रेटजी ये तो लगता है कि आप किसी मुर्दे में जान डालने की खुद कोशिश कर रहे हैं। तो क्या वजह है इसकी? जी बहुत शुक्रिया शराइस साहब, आपने मुझे मदऊ किया और आपके माशाल्लाह इस फ्लैगशिप शो में मेरा तो डेब्यू प्रोग्राम है। आपकी मेहरबानी, थैंक यू कि आपने मेरा नुक्ते नज़र जांचने का मौका दिया। आपके व्यूअर्स को मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि अपनी गुफ्तगू से कन्विंस करने की कोशिश करूँ। पहली बात तो मैंने तो कभी ये बात नहीं की कि तहरीक इंसाफ गैर मकबूल है, और ज़ाहिर है आप, मैं हुकूमत की बात कर रहा हूँ, आप उसमें शामिल नहीं हैं, बट अता तारड़ साहब मैं वैसे बता रहा हूँ क्योंकि आप देखें कभी को आप लाल नहीं कर सकते, कभी को सफ़ेद नहीं कर सकते। जिस चीज़ के जो फैक्ट्स हों वो बयान करने चाहिए। ज़ाहिर है अगर असम्बली के अंदर उनका अपोजिशन लीडर है तो हमारे बाद वो दूसरे तीसरे नंबर पे मकबूल तो है ही है। हम खुद इसको एडमिट कर रहे हैं, हमारी असम्बली एडमिट करती है इस बात को। अब ये ज़रूर हो सकता है कि वो मकबूल होने के साथ साथ जो इक़दाम कर रही है उससे हम मुतफ़िक़ हैं या नहीं, जो एग्रेशन है उनके अंदर, जो बदतमीज़ी है, मरकज़ पे चढ़ाई है, ये सारी चीज़ें ज़ाहिर है KPK में उनकी हुकूमत है, हुकूमत अवाम ने वोट दिए तो हुकूमत बनी, उन्होंने वज़ीर आला उनका बना। ये और बात है कि बाई इलेक्शन उसके बाद हुए तो लोगों को एहसास हुआ कि शायद उन्होंने वोट गलत दे दिए थे, लेकिन उसका मतलब नहीं कि मकबूलियत बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। अगर जो हमारा बंदा भी जीता PDM का या वहाँ पर ANP का या फजल रहमान साहब का, तो वो रनर अप फिर भी PTI थी पड़ी। ज़रा आवाम ने, अगर मैं अक्सर औकात ये कहता हूँ कि तनकीद करते हैं फॉर्म 45-47 वाले आ गए, तो ये नहीं बताते हो भाई जिस हल्कों को तुम ठीक मान रहे हो उस हल्कों के अंदर राना सनाउल्लाह की शिकस्त को तुम ठीक मानते हो। वहाँ राना सनाउल्लाह ने वोट लिए 1,14,000, तुम ले रहे हो 1,20,000। वो भाई इन हालात में 1,14,000 वोट लिए हमने, आबिद शेरली के 1,10,000 हैं, तुम्हारे 1,24,000 हैं। तो मकसद ये कि आप फैक्ट्स पे बात करनी चाहिए, हकाइक सामने रखने चाहिए। अब बाकी बात ये रही कि जेल में मुलाकात क्यों नहीं करने दी जा रही। देखिए आपने खुद इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते रहे, हर चीज़ जानते हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब 18 से 21 तक ज़ाहिर या 20 तक जो उनका जेल का टेन्योर था, शहबाज साहब के नहीं 18 से 22 ही आप रख लें, हमारी लीडरशिप ये कभी मुलाकात नहीं करने देते थे। यानी मैं इतना वेल कनेक्टेड था, उस वक्त के जो सेक्रेटरी होम है मोमिन आगा, आज हमारी हुकूमत सेक्रेटरी पेट्रोलियम है, आप रिकॉर्ड पे चेक कर लें, मेरी 50 से ज़्यादा इन राइटिंग रिक्वेस्ट हैं। शहबाज साहब से कभी मेरी जेल में मुलाकात नहीं हुई, हमेशा यहाँ पर अपोजिशन चैम्बर में होती थी या प्रोडक्शन ऑर्डर पे जब आते थे या मिनिस्टर क्ले वाले घर में कभी हो गई। तो मकसद कहने का ये कि अगर एक बंदा जो सज़ा याफ्ता कैदी हो, अब जेल मैनुअल के अंदर ये लिखा हुआ है कि सज़ा याफ्ता कैदी की मुलाकात उसकी इमीडिएट फैमिली मेंबर से एक मुलाकात हो सकती है, 1 या 2 लोग होंगे। अब वो इमीडिएट फैमिली मेंबर्स के नाम पर कोर्टों में चले गए। अब जरा जब आप सुप्रीम जेल के खिलाफ बार बार रिटेन करेंगे और ये कहेंगे कि नहीं जी मैं 15-18 लोगों को मिलूंगा और यहां से बैठ के अपनी पार्टी चलाऊंगा, जबकि आप सजा याफ्ता एक कैदी हैं, तो जरा जेल मैनुअल को देखते हुए फिर सुप्रीम ने भी तो अपनी डिस्क्रिप्शन एक्सरसाइज करनी है ना। यानी अगर इन्होंने हमारी मुलाकातों पर पाबंदी लगाई तो शहबाज साहब अपनी फैमिली से मिलते थे, तो मुमकिन है कि उन मुलाकातों में जेल सुप्रीम रिलीफ भी फराहम कर देता हूँ कि जब यार एक बंदा रिट ही नहीं कर रहा, कोई मुझे तंग ही नहीं कर रहा, आप जेल सुप्रीम में तौहीन अदालत के पटिशनें फाइल करेंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्टों में जाएंगे, तो जाहिर है फिर वो अपनी पावर एक्सरसाइज करने की कोशिश करेंगे। अब तो अदालती फैसले आ चुके हैं ना, जिसके अंदर कहा गया कि सलमा के राजा साहब जिसकी फहरिस्त देंगे तो लाजिम है फिर जेल इंतजामिया पे उन लोगों की मुलाकात करवाई जाए। तो अब लग नहीं रहा कि कहीं अदालती अहकाम जब आ जाएँ तो उस पर तो अमल दरामद करना लाजिम हो जाता है। जी शायद साहब बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, अदालती हुक्म बाइंड होता है कि एक लीगल बाइंडिंग है कि आप उसको फॉलो करें, लेकिन अदालती वो हुक्म जो कि फाइनलिटी इख्तियार कर जाए। अब इसके 2 हिस्से होते हैं, एक तो है कि अदालती हुक्म है
आप उसको ना माने, टाइम पीरियड गुजर जाए, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला है, अगर सुप्रीम जेल के, अगर इफ आई विल पुट माय फीट्स इन सुप्रीम जेल शूज, उसके जहन में होगा कि मैंने डीबी में जाने इसको रिट करना है क्योंकि मेरे अख्तियार को कल्टेल किया है। आर्टिकल 199 की आपने दायरा अख्तियार को इतना वसी कर दिया जिसके अंदर आपने जो जेल मैनुअल था उसको सुपरसीड कर दिया, वो उससे फॉर एग्जांपल एग्री नहीं होगा। हाँ, अगर डीबी भी उसको रिजेक्ट कर देती है, सुप्रीम कोर्ट भी रिजेक्ट कर देती है, तो जो बंदा तौहीन अदालत का मुर्तकिब होगा, अदालती हुक्म सही है या गलत है, उसकी कंप्लायंस होनी चाहिए, लेकिन अभी उसके पास मार्जिन मौजूद है। और दूसरी एक आज आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं बात कर रहा हूँ, इसकी तहकीक कर लीजिएगा। देखें, जो जेल के अंदर कैदी मौजूद होता है उसका और सुपरिटेंडेंट का बड़ा ही करीबी ताल्लुक डेवलप हो जाता है जेल इंतजामिया से, वो घर का फर्द होता है उनके ज़ाहिर। इसके अंदर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि पूछा जाता है बानी तहरीक इंसाफ से कि जी 10 लोग हैं, इनमें से 4 लोगों पर टिक कर दें। जिन 4 पर टिक करते हैं उन्हें बुला लिया जाता है, नाम 10 लोग ही पुट हुए होते हैं, वो प्रायोरिटी वो खुद मुंतखिब कर रहे होते हैं। अब उनकी बहनें हैं, 2 बहनों को मिलने दिया जा रहा है, तीसरी को नहीं मिलने दिया जा रहा, मुनासिब नहीं है। मैं कभी किसी नेशनल लीडर की फैमिली पे, जात पे तनकीद करना मुनासिब नहीं होता, फिर ज़ाहिर है वही तनकीद आप पे होती है। लेकिन यहाँ एक जेन्युइन मसला, क्योंकि बार बार आपने खुद बात कर दी, बानी तहरीक इंसाफ की बेगम साहिबा चाहती हैं कि अलीमा खान नजर ना आए, पार्टी को टेक ओवर ना कर लें। वरना मुझे बताएं, अलीमा खान ने हमें कौन सा कोई नौज़बिल्लाह गोली मार देनी है, उन 2 बहनों की वजह उसका नाम ऐड कर लेंगे। अब सलमान अकरम राजा जो कि हाई कोर्ट का ऑर्डर लेकर फिर रहा है, हमारे लिए आसान है कि हम उसकी मुलाकात करा दें, बैरिस्टर गौहर की ना कराएं, किसी और की ना कराएं। अगर वो कहेगा कि जी बैरिस्टर गौहर को बुला लें, सलमान अकरम राजा को बुला लें, वो कहेंगे बैरिस्टर गौहर को आप बुला लें। अब पावर में उसके पास है पड़ा कि उन दोनों में से किसी एक को अलाउ करे, फिर बानी का मूड भी देख रहे होते हैं। अब अच्छा, दूसरी बात ये कि आप जब रियासत से टकरा रहे होते हैं और मुसलसल टकरा रहे होते हैं, इंतशार पैदा कर रहे होते हैं। इन जेलों के अंदर जुल्फकार अली भुट्टो शहीद भी गया, बेनजीर भी गई, नवाब नसरुल्लाह भी गया, मियां नवाज शरीफ भी गया, लेकिन उन्होंने रास्ते निकाले कि जेलों से बाहर आने का रास्ता निकालें। सियासतदान नेगोशिएट करता है, सियासतदान के अंदर अकड़ नहीं होती। लेकिन अगर बानी ये समझता है कि टूट तो सकता हूं मगर लचक सकता नहीं, तो जाहिर है फिर रियासत ये अलाउ नहीं करेगी कि एक सजा याफ्ता कैदी जो कि 190 मिलियन पाउंड में सजा याफ्ता है, तोशा खाना के अंदर उसने चोरियां की हैं, वो बाहर आकर अपने मुखालफिन को चोर चोर कहता रहता है। तो जाहिर है फिर मुखालफिन भी जाहिर उस हद तक जाएंगे ना जिस हद तक वो जा रहा है। तो अगर आपने तलखी खत्म करनी है, मैं समझता हूं ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए, लेकिन वो फिर दोनों साइडों के लिए। लेकिन इनफैक्ट जो आपने कंपैरिजन ड्रा किया था थोड़ी देर पहले कि आपके दौर में आपको मुलाकातें नहीं करवाई गई, तो नवाज शरीफ साहब की सियासत तो ये है कि वो इंतकामी सियासत पे बिलीव नहीं करते। अपने दौर में उन्होंने जिन्होंने धरने दिए उनको गले लगाया, उनको अस्पतालों में पूछने के लिए गए, लेज़र थिन मेजॉरिटी के साथ केपी के अंदर इमरान खान की हुकूमत थी, मौलाना साहब के कहने के बावजूद उन्होंने हुकूमत वहाँ पे नहीं गिराई। बलूचिस्तान के अंदर मालिक साहब को चीफ मिनिस्टर बनाया अक्सरियत होते हुए। तो ये टेट फॉर टैट वाली कहानी तो आपको लगता नहीं कि मुनासिब नहीं है? ये आर्गूमेंट को आपको लगता नहीं कि मुनासिब आर्गूमेंट नहीं है? जी बहुत शुक्रिया जराज साहब, आपने मुझसे बेहतर मियां नवाज शरीफ का इतना अरसी भी बयान कर दिया, मुझे तो शायद इतने फैक्ट्स भूल भी गए होते हैं, आपकी मेहरबानी। लेकिन टिट फॉर टैट वाली बात नहीं हो रही। इशू ये होता है कि जब आप एक काफिले के अमीर होते हैं तो आपने काफिले के लोगों का भी सोचना होता है। इस शख्स ने इतनी खौफनाक विक्टिमाइजेशन की है, अब भी स्क्रीन पे बैठ के इसके लोग इतनी बदतमीजी से बात करते हैं, चोर चोर, गालियां। अभी मैं एक प्रोग्राम में था, वहां वो गालियां की हद तक आ गए। तो तलखी इतनी शदीद हो गई है कि वो तलखी आपकी लीडरशिप को भी पीछे हटने में मजबूर नहीं करती। जब लीडरशिप पीछे हटती है तो हमारी तरफ से इतना प्रेशर जाता है कि भाई ये तो ये हाल कर रहे हैं। अगर आप तलखी कम करना चाहते हैं तो आप नेशनल डायलॉग की बात करें। आप एक तरफ ये कहते हैं, पहले आप बात कर रहे थे कि मियां नवाज शरीफ साहब खामोश हैं। मियां साहब ने एक फोन उठाया, मेहरबानी डॉक्टर मालिक साहब की कि वो उनके घर तशरीफ ले आए, मियां साहब ने मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं की। मियां साहब का एक नेशनल स्टेचर है। आप कहते हैं कि हम बात मियां नवाज शरीफ से करेंगे फॉर एग्जांपल, और इधर आप मियां साहब को गालियां दे रहे होते हैं। तो एक बार बैरिस्टर गौर को भी करवा देना, देखिए करेंगे तो मेरे ख्याल में भी रिस्पॉन्ड करेंगे। ये हुआ था, मियां नवाज शरीफ साहब के हुक्म और इजाजत से ही मुज़ाकरात का आगाज हुआ कि मियां साहब एक स्टेट्समैन, उन्होंने सोचा कि मैं बारगेन, गुफ्तो शनीद बातचीत सियासतदान को आगे लेकर जाती है। और आपने देखा कि उन्होंने अपनी पार्टी के मोस्ट सीनियर लोग, इरफान सिद्दीकी साहब उनके बड़े बाएतमाद हैं, इधर से राना सनाउल्लाह साहब पंजाब के सदर थे। अगर इनके अंदर थोड़ी सी भी अकल होती, फहम फरासत होती, तो उस नेगोशिएशन को आगे चलाते रहते, अंगेज रहते, उससे उठकर चले गए। फिर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग थी, अगर पीएम बुलाता तो आप कहते हैं हम इस पीएम को नहीं मानते, हम इसलिए नहीं जा रहे। जिस पार्लियामेंट को भी तुम मानते हो, उस पार्लियामेंट से तुम टीएडीए लेते हो, तनख्वाहें लेते हो, उसी स्पीकर के दस्तखत से तुम्हें दफ्तर मिले हुए हैं, गो कि तुम्हारा लीगल राइट है। लेकिन वो स्पीकर जब तुम्हें बुलाते हैं कि अपने ऐवान में आ जाओ, बाहर से लोग आ रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे तो बाहर से आए थे, हुकूमत तो बाहर से जा रही थी अंदर, उस ऐवान में तुम लोग नहीं जाते। इसका मतलब यह कि मकसद अपने हक की बात करना नहीं है, मकसद इंतशार फैलाना है, मकसद इतनी तलखी बढ़ाना है कि आप हमेशा तल्ख बात करते हैं। मकसद है कि पूरी दुनिया के अंदर कभी फॉरेन पॉलिसी सूबा नहीं बनाता, हमेशा फॉरेन पॉलिसी मरकज बनाता है। लेकिन चूंकि जब आपने देखा
कि मरकज का ये जेन्युइन कंसर्न था कि अगर 40 लाख अफगानियों में से 50,000 भी सहूलतकारी शुरू कर दें तो हमारे मुल्क में दहशतगर्दी के लिए काफी है। अब उन 50,000 को हम आइडेंटिफाई कैसे करें? हमने जनरल फैसला किया कि सारे वापस जाएं। उसने क्या किया? उसने कहा नहीं, इन्हें कुएं में फेंक रहे हैं। गंडापुर साहब ने कहा वजह क्या कि ताकि शाम को 40 लाख लोग रीट्वीट करें, मेरे व्यूज बढ़े। जब आपकी सियासत व्यूज पे, रीट्वीटों पर, इन चीजों पे रह जाएगी, फिर ऐसी सियासी डिक्लाइन आते हैं। और जैसे डिक्लाइन आते हैं वो ज़ाहिर है, इस बात को मैं बड़े उसमें कैनवस में कर रहा हूं कि वो एक मिसाल है कि अल्लाह ताला का अगर जब अजाब आता है तो नेक लोग भी रगड़े जाते हैं। तो जाहिर है जब आप इतनी तलखी पैदा कर चुके होते हैं, उस तलखी के अंदर जो लोग एतदाल की बात कर रहे हैं, जो कि सिविल बालादस्ती की बात कर रहे हैं, सुप्रीमेसी ऑफ डेमोक्रेसी की, वो भी रगड़े जाते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं ना कि हम वन ऑफ द स्टेक होल्डर हैं, वफाक की इकाई हैं, हमारे घर में आग लगी तो हमारा इनपुट होना चाहिए। और कहीं ना कहीं अफगान हुकूमत से डायलॉग के हवाले से तो उनकी बात को माना है वफाक ने भी, और एंगेजमेंट में जा रहे हैं। लेकिन अब कहा जा रहा है जो आप नेशनल डायलॉग की बात कर रहे हैं, तो किस हवाले से इनिशिएटिव लेने के हवाले से कोई हुकूमत के यहाँ सोच पाई जा रही है? फिर आज आजम सवाती साहब ने कहा है कि डॉक्टर रफली साहब ने कोई मुलाकातें की हैं अमेरिका में, उसके बाद अब कुछ चीज़ें डेवलप होने जा रही हैं। तो आप भी बड़े बाखबर आदमी हैं, आप जब सहाफ़त भी करते थे तो बड़ी अंदर की खबरें लाया करते थे, तो कुछ होने जा रहा है ताकि मुल्क के अंदर जो जिसका इजहार आपने भी किया कि पॉलिटिकल टेम्परेचर अभी भी हाई है, उसको नीचे लाया जाए? हाँ देखें जी, ये अगर नहीं भी होने जा रहा होता ना जी, हुकूमत के नुमाइंदे की हैसियत से, एक मिनिस्टर होने की हैसियत से मैंने तो यही बात करनी थी कि ये होना चाहिए। हमारी हुकूमत की सर्वाइवल मुल्क में मौशी इस्तेकाम जो बराह रास्त सियासी इस्तेकाम से जुड़ा हुआ है, उसके लिए अशद ज़रूरी है कि तमाम सियासी जमातों के दरमियान एक बातचीत की फ़िज़ा बने। डेडलॉक कभी भी मईशत की मजबूती के लिए कारामद नहीं होता, फिर कोई और आ जाता है। ये आपने देखा, आप तो माशाल्लाह कई दहाइयों से सहाफ़त कर रहे हैं। तो अब बात जहाँ तक ये है कि बेस्ट उनकी बात जो है अमेरिका में मुलाकातें हो गई, इससे खैर मैं इत्तफाक नहीं करता। ये झूठ इस तरह बोलते हैं कि अब ज़रा पेंटागन या वाइट हाउस इनके इंतजार में तो नहीं बैठा हुआ, बहुत और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। लेकिन बातचीत इनसे होनी चाहिए, इसका मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हामी हूँ। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि दो बातें हैं, ये नहीं हो सकता मीठा मीठा हाप अप कड़वा कड़वा थू थू। अगर आप ये कहते हैं कि हमने एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, तो फिर बाहर आकर ये बात करें कि जी GHQ 9 मई गलत नैरेटिव था हमारा। सिविल बालादस्ती की जो हम बात करते हैं, जो हम कहते हैं शहबाज शरीफ साहब को कोई और चला रहा है, कठपुतली हुकूमत है, असल इक़्तिदार तो किसी और के पास है, और हम जमहूरियत मजबूत करना चाहते हैं, फिर ये नैरेटिव छोड़ दें। फिर आप बिल्कुल उनसे बात करें, और अगर आपकी बात कारामद हो जाए तो आप जो हासिल कर सकते हैं हासिल करें। अगर आप ये समझते हैं कि बात आपने जमहूरियत को ही मजबूत करना है, तो जाहिर है आप तारीख में जिंदा रहने के लिए बड़े बड़े इकदाम करते हैं। फिर आप जाहिर है सियासतदानों को ही मजबूत करेंगे ना, फिर आप हुकूमत से ही बात करेंगे। अब का मसला क्या है, क्यों बातचीत आगे नहीं बढ़ रही, वो मसला भी आपको बता देता हूं। अभी तक ना बानी तहरीक इंसाफ और ना तहरीक इंसाफ की जो टॉप लीडरशिप है, वो इस बात को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रही कि भाई SIFC हो, माइंस एंड मिनरल्स का इशू हो, मईशत को मजबूत करना हो, ये अलग मामला है। इस पे फौज फर्म है कि हमने साथ खड़े होना है और अपनी बिल पास कर देना, बिल पास कर देना, आप मिनरल्स को आप वफाक के हवाले कर दिया। मैं लेट मी कंप्लीट जी, उसको मजबूत करना, मईशत को, उसमें वाकई इन्वॉल्व हो रहे हैं। लेकिन किसी सियासी मामले में एस्टेब्लिशमेंट ने तय कर चुकी है कि हमने वो गलतियां नहीं दोहरानी जो 14 से 18 तक दोहराई, फिर 18 से 22 तक एक बैगेज कैरी किया, और इतनी तलखी बढ़ गई कि हमारी तकारीर में हमारी पर तनकीद हो रही है। ज़ाहिर जब आप एक फरीक को मारेंगे तनकीद होगी। अब ये समझते हैं कि शायद हमारी बातचीत उनसे अगर कामयाब हो गई तो हमारे पास एक कैपेसिटी है, मकबूलियत है पड़ी, कबूलियत हो गई तो शायद हमें लाडला बनाकर दोबारा ले आया जाएगा। एस्टेब्लिशमेंट एक बड़ा तल्ख तजर्बा कर चुकी है। उस तल्ख तजर्बे की वजह से वो इनसे नहीं, इवन के कल हमारा भी कोई इशू हमसे बात नहीं करेंगे, वो पीपल्स पार्टी से भी नहीं करेंगे। वो कहते हैं अपना मामला खुद निपटाओ, क्यों कल फिर हमें गालियां देने पे आ जाते हो, ड्राइंग रूम की बातें बाहर करते हो, हमें जो है आप जो है मीर जाफर मीर सादिक बनाते हो। जिस दिन इन्हें बात समझ आ जाएगी उस दिन ये बातचीत शुरू करेंगे नून लीग के साथ, चाहे वो फार्म 45 वाली हो, चाहे 47 वाली हो, चाहे पसंद हो या ना हो, और उस दिन इनके मसले का हल निकल आएगा। सियासतदान जब एक मेज पे बैठेंगे तो ज़ाहिर कोई ना कोई हल निकालेंगे। ये तो नहीं हो सकता कि हम उनसे सारी बातें मनवा लें, उनकी एक भी ना माने। वजह यह कि अभी इन्हें क्लैरिटी नहीं आ रही, अभी इनको दिमाग में वही चीज मौजूद है कि ओहो प्रेशर बढ़ाया था, 14 का धरना किया था, प्रेशर टैक्टिक्स यूज करेंगे और हमसे बातचीत होगी और रातों रात हुकूमत चेंज हो जाएगी। यही जो पीपल्स पार्टी के वोट है वो हमारे साथ आ जाएंगे। बात ये नहीं है, ये हो सकता है, ये तब हो सकता है कि पीपल्स पार्टी को एंगेज कर लिए, बना लें, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट अब इतना बड़ा रिस्क किसी सियासतदान के लिए लेना ही नहीं चाहती। लास्ट 1 मिनट में मैं ये जानना चाहूँगा कि पीपल्स पार्टी का जिक्र कर रहे हैं तो कुछ उनके भी गिले आप लोगों से हैं, तो आपको लगता है कि वो जायज़ है और उनको हल करने के हवाले से भी कोई प्रैक्टिस लेने जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? देखिए जी, मैं अगर एक बतौर हुकूमत के तर्जमान या मिनिस्टर के हैसियत से कह दूँ जो मुतालबात उनके नाजायज़ हैं तो बात ही खत्म हो जाएगी।
मेरे वो इत्तेहादी हैं सबसे बड़े, उनके बगैर हम नहीं, हमारे बगैर वो नहीं। हमारे वोटों से उनका सदर बने, 2 गवर्नर बने हैं, बलूचिस्तान की हुकूमत बनी है, उनके वोटों से हमारा वजीर आजम बना है। तो ज़ाहिर है इख्तलाफ हैं बड़े, हम दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और ये बड़ा मजबूत इत्तेहाद है। मार्क माई वर्ड, ये इत्तेहाद कहीं नहीं जा रहा। इख्तलाफात जरूर है, नहरों वाला मसला है, नहरों वाला मसला हाँ बिल्कुल उनके लिए है। मैं समझता हूँ कि मेज के ऊपर हम बैठेंगे, इसका कोई ना कोई खूबसूरत हल निकल आएगा और निकलना भी चाहिए। बहुत शुक्रिया मामले खुसूसी वज़ीर मुल्कत हुज़ैफा रहमान साहब। और अब एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम कुछ सिंध में बिलखुसूस जहाँ पे पीपल्स पार्टी और MKM एक दूसरे के आमने सामने नज़र आ रही हैं, कितना संजीदा मामला, एक ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं।